मेरा नाम अपराजिता है। आज मेरी शादी होने वाली थी, वो भी कई मन्नत और मुरादों के बाद। मेरी उम्र 32 साल के ऊपर हो गई थी, लेकिन मेरे लिए जो रिश्ते आते वो मेरा गहरा सांवला रंग देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो उस मोबाइल फोन का, जिसकी वजह से आज मेरी शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि मैंने उस लड़के को अपना फिल्टर वाला फोटो दिखाया था। शादी के दिन मेरी भाभी कमरे में आई और कहने लगी, पार्लर वाली के हाथ में तो जादू है। कैसा रंग रूप निखार कर रख दिया है तुम्हारा। बस इतनी कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, नहीं तो ये सारी चमक धमक पसीने में धुल जाएगी और तुम्हारा असली रंग देखकर तुम्हारे पतिदेव डर जाएंगे। मैंने उनकी बात पर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए विदा होकर पति के साथ चली गई थी। मैं शादी की रात दुल्हन के रूप में बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे भाभी की बात याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में पसीना ना आने देना, नहीं तो तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तेरा काला चेहरा देखकर डर जाएगा। इसलिए मैं तुरंत बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के बाद मेकअप ठीक करके ही बाहर निकलूं। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और जैसे ही मैं बाहर आई तो पति को देखते ही मेरी जान चली गई, क्योंकि वो तो ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए आने वाला हर रिश्ता मेरा रंग देखते ही उठकर चला जाता था। हम तीन बहनों में मेरा रंग सबसे सांवला था। हालांकि मेरे चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी और मैं सुडौल शरीर की मालकिन थी, बस एक रंग से ही मार खाती थी। और इस समाज में इस सांवले रंग में मुझ जैसी लड़कियों का हर गुण, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा भी छुप जाती है। सामने वाले को ना हमारी शालीनता दिखाई देती है और ना ही हमारी सुंदरता, बस दिखाई देता है तो सिर्फ हमारा गहरा सांवला रंग। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे सामने ही मेरे माता पिता से कहने लगते, ये लड़की तो बहुत काली है। अगर हाँ, छोटी वाली की शादी करानी है तो बता दीजिए। शुरू शुरू में तो मेरी माँ ऐसे लोगों को भला बुरा कहने लगती कि कैसे मुंह उठाकर दूसरे की बच्चियों में कमियां निकाल कर चले जाते हैं। जरा सी भी शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या फिर उसके माता पिता यह सब कैसे सुनते और सहते होंगे। कितना बुरा लगता है ना, जब आप किसी के लिए खुद को सजा कर बैठ जाओ कि शायद आप उसे पसंद आ जाओ और वो आपके सामने आपकी छोटी बहन को पसंद कर जाए। उस समय दिल को जो दर्द होता है वो किसी पीड़ा से कम नहीं होता। लगता है जैसे मैं बहुत गिरी हुई चीज हूँ, किसी दूसरे को आपसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ना जाने ये बात रिश्ते वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र की हो गई थी, इसलिए अब मेरी माँ उन रिश्तों के बारे में सोचने लगी थी जो मेरी बहनों को पसंद करके जाते थे। एक के बाद एक मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। बस एक मैं ही रह गई थी। मैं जब भी खुद को आईने में देखती तो देखती कि अगर मैं एक सांवली रंगत हटा दूं तो मुझ में और कोई बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ काला रंग ही क्यों दिखाई देता है। पहले पहले तो मैंने रंग गोरा करने की कई क्रीमें लगाई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छे पार्लर में व्हाइटनिंग फेशियल भी करवाया, लेकिन मुझ पर हर तरकीब नाकाम ही हो गई थी। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी थी तो आने वाले रिश्ते भी बदलने लगे थे। पहले लोग मुझ में एक ही कमी देखते थे और वो था मेरा सांवला रंग, लेकिन अब मेरी कमियों में बढ़ावा होने लगा था। मेरी दूसरी कमी मेरी बढ़ती उम्र थी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि मेरा रिश्ता अगर सही वक्त पर हो जाता और लोग मेरी रंगत की जगह मेरी दूसरी खूबियों को देख लेते तो मेरी शादी भी हो चुकी होती। मेरे लिए अब तलाकशुदा के रिश्ते आने लगे थे, या फिर उन सज्जनों के जिनकी पत्नियों के देहांत हो गया था, उनके एक या दो बच्चे होते। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं उन्हें भी पसंद ना आ सकी। इसलिए अब तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। मैं खुद को आईने में देखती तो दिल चाहता कि अपना चेहरा नोच न लूं, जो आज तक किसी को पसंद ही ना आ सका। अब मैं बहुत उदास और मायूस सी रहने लगी थी। मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जब मेरी छोटी बहनें अपने पति और अपने छोटे बच्चों के साथ मायके आती तो मैं अपने को कमरे में बंद कर लेती थी और उनके पतियों के सामने भी नहीं आती थी कि कहीं मुझे देखकर वो मेरा मजाक न उड़ा दें कि हमारी माँ इस काली को हमारे लिए पसंद करने आई थी। मैं बहुत नकारात्मक सोचने लगी थी। दूसरी ओर मेरी माँ मेरा रिश्ता न होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थी। उनकी भगवान में पूजा भी पढ़ने लगी थी। वो मुझसे कहती, अपराजिता 21 दिन का पूजा पाठ है, इसमें एक भी दिन का अंतर मत करना। मैंने सुना है जिसने ये पूजा पाठ किया है 21 दिन में उसका रिश्ता तय हो गया है।
मैंने चुपचाप पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन 21 से 22 दिन बीत गए। उसके बाद कई दिन और कई महीने बीत गए। मेरी किस्मत का सितारा भी मेरी रंगत देखकर फीका पड़ गया था। मैं किस तरह की पीड़ा से पीड़ित थी वो केवल मैं ही जानती थी, या फिर मेरे भगवान जानते थे। पूजा पाठ कर करके भी मैं तंग आ गई थी। भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगती, लेकिन शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी थी। फिर एक दिन मुझे कॉलेज में मेरी एक सहेली मिलने आई, जिसकी रंगत मेरी रंगत जैसी ही थी, बल्कि वो तो दिखने में भी ठीक ठाक ही थी। वो मुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मैं गुमसुम सी हो गई। मेरी एक ही तो दोस्त बची थी जो मेरी तरह कुंवारी थी, और बाकी सब तो पिया के घर पधार चुकी थी। अब मैं अकेली रह गई थी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित तब हुई जब मैंने मोबाइल पर उसके होने वाले पति की फोटो देखी। वो तो अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे अपनी सहेली का सांवला रंग देखकर उससे जलन होने लगी। इस रंग रूप में भी क्या किस्मत थी उसकी। वो मुझे कहने लगी, अपराजिता, मेरी दीपक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, और ऐसा प्यार हुआ कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। मैंने हैरानी से अपनी सहेली की तरफ देखा, फिर पूछा, तुमने दीपक भाई को अपनी तस्वीर दिखाई थी? वो कहने लगी, हाँ। मुझे तो ये बात भी हजम नहीं हुई थी। मैंने सोचा, फिर तो प्यार सच में अंधा ही होता है, जो उसकी तस्वीर देखने के बाद भी लड़के ने हाँ कर दी। काश कोई ऐसा ही अकल का अंधा मुझे भी मिल जाए। वो कहने लगी, पहली बार उसने अपनी तस्वीर फिल्टर में खींचकर भेजी थी। फिर धीरे धीरे जब मोहब्बत रंग लाई, तो फिर उसे मेरी रंगत से भी कोई शिकायत नहीं रही थी। ये सुनकर मुझे समझ आने लगा कि शादी करने का बस अब एक यही तरीका हो सकता है। अब अगर मुझसे भी किसी को मोहब्बत हो जाए और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए, तो मेरा भी घर बस जाएगा। मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक पर कई खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखने के बाद जो भी मुझे अच्छा लगा, मैं उसे मैसेज करने लगी। पहले पहले उसकी तस्वीरों पर लाइक करने लगी और उसमें तारीफ भरे कमेंट भी करने लगी, और फिर मैंने खुद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी, जो कि तुरंत एक्सेप्ट कर ली गई। मैं बहुत खुश हो गई। एक महीने तक हम आपस में बातें करते रहे। उस लड़के का नाम सुरेश था। नाम भी अच्छा था। इसी से मुझे मालूम हो गया था कि ये तस्वीर उसकी ही है। एक महीने बाद हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर बैठे। पहली बार सुरेश ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी तो मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर कहीं वायरल हो गई तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। सुरेश ने कहा, वो मुझे पसंद करने लगा है और वो मेरे बारे में गंभीरता से सोचने लगा है, इसलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई। मुझे लगा, दिखने में तो मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो क्या अड़चन है कि मैं फिल्टर लगाकर अपना रंग गोरा करके उसे अपनी तस्वीर भेज दूं। फिर मैंने ऐसा ही किया और अपनी तस्वीर लड़के को भेज दी। जैसे ही उसने मेरी तस्वीर देखी, मैंने अपनी तस्वीर डिलीट कर दी। वो मुझसे कहने लगा, अपराजिता, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उसके इन शब्दों से मेरे अंदर की कमी को मिटाया था। कई सालों से मैं अपनी रंगत के ऊपर सिर्फ ताने सुनते आ रही थी। आज पहली बार किसी ने मेरे हुस्न की तारीफ की थी, तो मुझे लगा जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। वो कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा तो किसी किताबी चेहरे जैसा है। इन शब्दों ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। पहली बार किसी ने मेरे रंग के अलावा मेरे चेहरे में कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। वह अक्सर मेरी तारीफ करता रहता था। फिर मुझे उससे पता चला कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऑनलाइन बिजनेस भी करता है। मैंने भी उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था, और साथ ही मैंने बताया था कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। बहरहाल हमारे विचार और स्वभाव बहुत मिलते जुलते थे। 4-5 महीने हो गए थे। सुरेश मेरे लिए रिश्ता भेजने की जिद करने लगा था, और अब मैं सोच रही थी कि घर पर किससे बात करूं। मुझे पहला ख्याल भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना रहस्य बता दिया ताकि जब रिश्ता आए तो भाभी बात को संभाल लें। और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरे रिश्ते के लिए जिस दिन सुरेश के घर वालों को आना था, मैं अच्छी तरह तैयार हुई थी। भाभी ने मेरी माँ पापा को यही बताया था कि सुरेश का रिश्ता उनके किसी जानने वाले की तरफ से आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए और शादी के लिए हाँ कह के भी चले गए थे। माँ भी खुश हो गई थी, क्योंकि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गया था। माँ जब सुरेश को देखकर आई तो कुछ चुप चुप सी थी। मैंने भाभी से पूछा, उन्हें सुरेश कैसा लगा? तो वो कहने लगी, दिखने में तो हैंडसम है। अब तुमने मोहब्बत की है तो जाहिर है कि सोच समझ कर ही की होगी।
तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। लाइट न होने की वजह से जब मैं वॉशरूम में गई थी और फिर लाइट आते ही मैं अपना मेकअप ठीक करके बाहर आई तो सुरेश बेड पर बैठा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही था, तस्वीर जैसा। मैं शर्माई शर्माई बेड पर आई और आकर बैठ गई। फिर हम दोनों के बीच कुछ सेकंड खामोशी के गुजरे। तब सुरेश ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंगूठी पहना दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यही डर था कि कहीं मेकअप धुलने के बाद सुरेश की मोहब्बत खत्म ना हो जाए। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो कहने लगा, मुंह धोकर सादा ड्रेस पहन लेना। इस गर्मी में भारी भरकम ड्रेस में तुम परेशान हो रही होगी। अब तो मैं ये सोच रही थी कि उसे कैसे बताऊं। मेरा रंग सांवला है। हालांकि मैं इस बात के लिए 1 महीने से मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रही थी कि सुरेश को सच बताऊं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे मुंह से जबान खींच ली हो। मैंने सोचा कि मुंह धोकर ही उसके सामने आ जाती हूँ। अगर उसे गुस्सा आया तो रो धोकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी। आखिर वो मुझसे मोहब्बत करता ही है ना। जब प्यार हो जाता है तो इंसान अपने सामने ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं उठी और वॉशरूम में चली गई। मुझे हैरानी का एक झटका तब लगा जब मैं उसके सामने सादा लिबास और मुंह धोकर उसके सामने बैठी थी। तभी ना उसे इस बात का आश्चर्य हुआ और ना ही उसके चेहरे पर कोई नाराजगी थी। हालांकि वो गोरा था, लेकिन वो मुझे अभी भी ऐसे ही देख रहा था जैसे मैं अभी भी दुल्हन बनी सभी गहनों में सजी उसके सामने बैठी हूँ। कहने लगा, तुम मुझे पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। फिल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर गोरी रंगत कुछ जच नहीं रही थी। मैंने मन ही मन सोचा था कि अगर तुम्हारा रंग गेहूं रंग का हो तो तुम और भी प्यारी लगोगी। हकीकत में तुम कहीं ज्यादा हसीन लग रही हो अपराजिता, जितनी तस्वीर में थी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर तुम्हारा यही रंग अच्छा लगता है। सुरेश की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। क्या मैं वाकई में उसे ऐसी ही अच्छी लगती हूँ? इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दस्तक मेरी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ गई। सुरेश ने जब खड़े होने के लिए पैर के स्टैंड को अपने करीब किया और उसके सहारे से वह खड़ा हुआ, ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो एक पैर से अपाहिज था। वो लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाजा खोलने जा रहा था और मुझे लगा कि इस कमरे की सजी सजाई छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। इतना बड़ा झूठ! मेरा तो दिल बुझकर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसके घुटने के नीचे के पैर बिल्कुल गायब थे। ये देखते ही मेरे दिल में तूफान उठने लगा और आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए थे। दिल चाहता था कि उसके सामने जोर जोर से रोऊं। ऐसे पति से तो अच्छा कि मैं शादी ही नहीं करती, अपना पूरा जीवन मायके की दहलीज पर बिता देती। कमरे के बाहर मेरी ननद थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और वो उसे टेबल पर रखकर चली गई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल थम सा गया था, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। अब मुझे अपनी माँ की चुप्पी का कारण समझ में आ रहा था। भाभी का क्या था, वो तो चाहती ही थी कि भाई के सर से बोझ भी उतरे और वो अकेले घर में राज करे। मेरी माँ तो मेरे लिए पहले से ही चिंतित थी और बीमार भी। मेरे चाहने पर भी मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं सिसकियों से रो रही थी। सुरेश मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मेरी ओर देखते रहे, फिर बोलने लगे, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने से वो जान गए थे। मैंने उनकी ओर शिकायत भरी नजरों से देखा और फिर बोली, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बात पर वो बोलने लगे, हमारा रिश्ता बातें जाहिर करने का नहीं था अपराजिता। देखने से पहले ही हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। तुम्हें मेरी आदत और मिजाज पसंद आया था और मुझे तुम्हारा। अब मैं क्या कहती कि मैंने तो 100 लड़कों को देखकर उसे पसंद किया था। पता नहीं क्यों सुरेश ने जैसे ही मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उनका हाथ पीछे किया और जाकर सामने सोफे में बैठ गई। कुछ देर तक वो मेरी तरफ हैरानी से देखते रहे और फिर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मेरी शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं सुरेश से ठीक से बात नहीं करती थी। मेरे साथ धोखा किया गया था, लेकिन मेरी सास मेरी विनम्रता से बहुत खुश हुई थी और मेरी नंद जब भी घर आती तो मेरे हाथों का बना लजीज खाना खाकर मेरी तारीफ करते नहीं थकती। जब मैं उन्हें उनके पति के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर जलता रहता था।
मेरा पति तो इस काम के लिए भी सक्षम नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर कहीं ले जा सके। पहले सुरेश मुझे मेरे व्यवहार के बारे में पूछते रहे, लेकिन जब मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गए, बस अपने लैपटॉप पर काम करते रहते। और मैं दूसरे के पतियों को चलते फिरते देखकर मन ही मन जलती रहती थी। सुरेश को हमेशा बिस्तर या सोफे पर उठने या बैठने में मुश्किल होती थी, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठने या उठने में मदद नहीं की थी। मैं तो बस तिरस्कार से मुंह घुमा लेती थी। मेरे वह गुण जो आज तक किसी भी रिश्ते देखने वाले को नजर नहीं आए थे, लेकिन मेरी सास और नंदे मेरी तारीफ करते नहीं थकती थी। वापस लौटने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जब रहना यही था तो दिल तो लगाना ही था। सुरेश जब भी मुझसे अपनी कोई जरूरत की चीज मांगते तो मैं गुस्से में जवाब दे देती थी। अपने अंदर की घुटन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो मेरी हर कड़वाहट को चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा करते हुए मुझे मेरे शब्दों की कठोरता का जरा सा भी एहसास नहीं होता था। मैं ये तक कह देती थी कि आपका हर काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर आप अपाहिज न होते तो मुझे इतना काम न करना पड़ता। मैं तो आपके साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। लोग कैसी कैसी नजरों से देखेंगे मुझे। मेरी बात का वो कोई जवाब नहीं देते थे। उन्होंने बस एक खामोशी अपने साथ रखी थी। बस इतना कहकर कि तुम मेरा काम मत किया करो, वो चुप हो जाते। हालांकि मैं उनका काम ज्यादा करती भी नहीं थी। ज्यादातर वो घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनका सारा काम लैपटॉप पर ही होता था और वो अपने कमरे में ही रहते थे। बस कुछ देर वो अपने माँ पापा के साथ बैठ जाते और बातें करते रहते थे। सुरेश अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। बाकी उनकी दो बहनें थी। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं। अगर मैं मायके जाना चाहती हूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर उपहास भरे अंदाज में मैं हंसने लगी कि आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं बाहर ले जा सकें। ये बात सुनकर उनका चेहरा उदास सा हो गया था। कहने लगे कि उन्हें गाड़ी चलानी तो आती है। फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से कार ऑटोमेटिक होगी। फिर मेरे दिल में कौतूहल पैदा हुआ, देखूं तो ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं उनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और वो एक पैर से बड़ी सफाई से गाड़ी नियंत्रित करके चला रहे थे। अपनी आसानी के लिए उन्होंने एक स्टिक रखी हुई थी। आगे चलकर एक सिग्नल पर उन्होंने गाड़ी रोक दी तो आसपास में रुकी हुई गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरानी से देखने लगी और फिर हंसने लगी। एक कहने लगी, कितना खूबसूरत नौजवान है, और बीवी तो देखो, बिल्कुल काली। मुझे तो दया आ रही है बेचारे पर। उसकी ये बात हम दोनों ने सुनी थी। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मैं गुस्से से बोली थी, पता चले कि इस बहुत खूबसूरत वाले का एक पैर ही नहीं है तो फिर मैं देखूं किस पर तरस आएगा। उसने मेरे जख्मों पर फिर से नए से ताजा किया था। मेरा चेहरा देखकर सुरेश समझ गए थे कि मुझे उस लड़की की बात बुरी लगी है। इसलिए वो कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नजर से तुम्हें देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे उस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी सुरेश के मुंह से मेरी तारीफ। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करो। ऐसी ही बातों के जाल में फंसकर पछता रही हूं मैं। आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारना, मैंने गुस्से वाली आवाज में कहा था और अपने घर के सामने उतरने लगी तो सुरेश ने कहा, अपराजिता, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम जो चाहो फैसला ले सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आजाद हो। मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो आपकी हकीकत जानकर मैं वापस लौट गई होती। यह कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़ी जोर से दरवाजा बंद कर दिया और घर आ गई। अगले दिन मुझसे मिलने मेरी वही सहेली आई। उसके चेहरे की रौनक मानो कहीं गायब हो गई थी। मैंने उससे कारण पूछा तो कहने लगी, मेरा पति मुझे मेरी रंगत के ताने मारते रहता है। कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब उसने मुझे मायके भेज दिया है और बोला है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि मैं उसके छोटे से घर को उसकी कम पगार में खुशी खुशी गुजारा कर रही थी। सहेली की बात पर मैंने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चली गई। 2 दिन बाद मैं ससुराल आ गई। भाई मुझे छोड़ने आए थे। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला था। भाई मुझे बाहर से छोड़कर चले गए। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदे मेरे बारे में जोर जोर से बातें कर रही थी और कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी सुरेश, जो इस काली महारानी को सिर पर चढ़ा रखा है। और कितनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास। क्या वह जरा भी अच्छी लगती है तुम्हारे पास बैठी हुई? उसकी रंगत देखकर तो मेरा दिल मचलने लगता है। अपनी नंद के मुंह से ये बात सुनकर
मैं सन्न रह गई थी। मेरे सामने तो वो मेरी तारीफें करते नहीं थकती थी और पीछे से ये सोच रखती थी। सुरेश ने तुरंत कह दिया, अपराजिता मेरी पत्नी है, वो कितनी सुंदर है ये मैं ही जानता हूँ। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कुछ कहने का हक नहीं है और मेरे सामने आप बिना संकोच बोले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपराजिता के सामने कुछ कहा तो मेरे जितना बुरा कोई नहीं होगा। सुरेश अब भी मेरा ही पक्ष ले रहे थे। तुम्हारी वजह से ही उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना वो जो करती है 5,000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास के मन में मेरे लिए ऐसे विचार थे, ये सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का बहुत गंभीरता से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में सम्मान मिल रहा था तो ये मेरा कोई कमाल नहीं था, वो सुरेश ही थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब सुरेश कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब गई और उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठा दिया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे इस तरह अपने पैरों में बैठी देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, अपराजिता तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने लगी। वो मुझे चुप करने लगे। मैं समझ गई थी कि दिखने वाली कमी महत्व नहीं रखती, इंसान का इंसान होना सबसे ज्यादा महत्व रखता है। सुरेश ने मुझसे मोहब्बत की थी, इसलिए मेरे अंदर की कोई कमी उन्हें कमी नहीं लगी और मैंने उनका चेहरा देखकर उनसे मोहब्बत की थी, इसलिए उनकी बाहरी कमी को देखकर मेरा दिल भड़क गया था। वक्त रहते ही मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और मेरे पास एक आदर्श पति था। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।